को लगाते हैं, जब दोनों फोर्स को एक ही तरफ लगा रहे होते हैं तो वहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा। यदि दोनों वेक्टर को, यदि हम क्या करें, दोनों फोर्स को विपरीत लगा रहे हैं, या एक वेक्टर, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये हमें समझना है। तो कुछ कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। यदि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, यदि ये 90 डिग्री पर हो तो क्या रिजल्ट होगा, ये भी हमें निकालना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज आपका यहाँ पे डाउट आता है बच्चों का कि कभी कभी वो भूल जाते हैं कि एंगल थीटा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एंगल थीटा बेसिकली होता क्या है, आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो एंगल थीटा आया है वो इन दोनों वेक्टर के कोण है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, ध्यान रखना है। ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। तो यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करके चलते हैं। वैल्यू मतलब आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट क्या है, ठीक है कि नहीं, आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट क्या आने वाला है। तो आप डायरेक्ट उस रिजल्ट को याद रखोगे कि आपका रिजल्ट क्या था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, रूट आपका वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और आपका क्या था cos थीटा, क्या था cos थीटा। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, आपको ओरली याद रखना है, ठीक है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये दे रखा है, आपको देखो मॉड ऑफ ए निकालना है। तो मॉड ऑफ ए आपको बताया था कि आपका मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, रूट लगाओगे और आई कैफ का स्क्वायर, आई कैफ का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है। तो आई कैफ यहाँ पे क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर करोगे। इसी तरह से आपका जे कैफ कितना दे रखा है, एक दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे। तो मॉड ऑफ ए जो आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ऐसे आप मॉड ऑफ बी निकालोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका यही आएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये गलती होता है, ध्यान रखना है। ये आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। आई कैप आप जे कैप में कितना चल रहे हो, सॉरी, तो जे कैप में आप कितना चल रहे हो उसका ही आपको स्क्वायर करना है, और बीच में हमेशा वो प्लस ही रहता है, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, प्लस ही होता है। तो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस के 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, आपका क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस के रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू में क्या आ जाएगा, रूट 2, और आपका क्या आता है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होगा, रूट 3/2 होता है। क्या होता है, रूट 3/2 होता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए। आपको 10th क्लास में ये करा दिया जाता है। यदि आप 12th क्लास में हैं तो 10th क्लास का त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए। यदि आपको त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो अभी रिसेंटली हमारे ही चैनल पर त्रिकोणमिति से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट क्लास 10th का कराया गया है, एक ही क्लास के अंदर, जो कि केवल और केवल 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट की है। उस पर आपको सभी कॉन्सेप्ट कराए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका आर वेक्टर है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्लस का 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, रूट इंटू रूट 2 क्या आता है, 2 होता है, ये आपका 4 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा ये रूट 3/2, जिससे ये कटेगा, ये इतना आएगा 2 बार। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस के 2 रूट 3, और रूट के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आर वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, ये आपको समझ में आना चाहिए। आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस के 1, क्या इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये आपका रूट 3 का स्क्वायर है और ये आपका 1 का स्क्वायर है। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू 1। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या लग रहा है, रूट, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा एक रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है कि आपका 3+1 होगा, 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये 2ab दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना है। यदि ये 2ab है तो ये a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से हमें ये पैटर्न को चेंज करना होता है। इस तरह के बहुत ज्यादा आपको नॉन टैग मैथ में आपको ये करने को मिलते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ साथ आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका tan phi इक्वल टू क्या होता था, आपको याद हो mod ऑफ b sin थीटा, mod ऑफ b sin थीटा अपॉन mod ऑफ a प्लस mod ऑफ b cos थीटा। ठीक है कि नहीं, अब यहाँ पे देखोगे mod ऑफ b की वैल्यू कितनी है भाई, इसकी आती है √2 और sin थीटा sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होता है, याद होना चाहिए। और ये आपका होता है √2 प्लस का ये आ जाएगा √2 और cos 30 की वैल्यू क्या आती है, अभी लिखाया था, अभी नहीं लिख रहे, अभी लिखाया था आपका √3/2, क्या लिखाया था, √3/2। ठीक है, तो ये आएगा आपका √2 और ये आएगा 1/2 और ये आपका √2 यदि कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस ये आपका cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, इसको यहाँ पे देखोगे तो आपका √2 और यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो 2, तो आपका 2 प्लस के √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इस √2 को इसके साथ इसको कट करें तो √2 आएगा, ऊपर √2 आएगा तो ये आएगा √2 अपॉन √2 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में नहीं लिखे, इसको अंदर ही ले लेते हैं, बाहर वाले के पास, अंदर वाले के पास। ठीक है, तो ये आएगा 2 प्लस के √3, इससे ये कट जाएगा तो आएगा 1/2 प्लस के √3, 1/2 प्लस के √3 आ जाएगा। और आप रेशनलाइजेशन जानते हो अच्छे से, तो रेशनलाइजेशन भी आप आराम से कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 2 प्लस के √3 है तो ऊपर नीचे आपको 2 माइनस √3 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस के √3 अपॉन 2 माइनस के √3 आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 माइनस के 3, तो यह आ जाएगा आपका 2 माइनस के √3, तो tan phi इक्वल टू 2 माइनस के √3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना आंसर बता सकते हो और 2 माइनस के √3 भी आपका रिजल्ट होता है। ये आपको आई थिंक आपको बाद में करा दिया जाएगा जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं, किस तरह से इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है वो दोनों वेक्टर का सम है, और दो वेक्टर देखो वैसे तो आप सम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यदि पार्टिकुलर कोई एंगल दे दिया जाए, दो वेक्टर यदि किसी एंगल पर है और उनका हमें सम करना है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करोगे। और पैरेललोग्राम लॉ में आपको रिजल्ट याद रखना है कि आपका आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आपका रूट के अंदर रहता है आपका mod ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस mod ऑफ बी के वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ ए mod ऑफ बी cos थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। और आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो यदि आप इस रिजल्ट को प्रूफ करना सीख गए तो आप आराम से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और रिजल्ट भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो आपको क्लास में बने रहना है। क्लास बहुत लेंथी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे और अगले सेशन में हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है कि नहीं, तो अभी हमने जो बोले थे 3 रिजल्ट, एक क्या हो सकता है, यदि आपके जो वेक्टर्स हैं, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हो, है ना, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है और आपका बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो यदि ये सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, या तो पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही रेखा में हो। तो वहां पर क्या होता है, आपका जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। ये दोनों क्या है, इनके बीच के जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है कि नहीं, तो जब आपका एंगल 0 होता है
तो उन दोनों वेक्टर्स का जब हम सम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा उसको हमें याद रखना है, डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि ये आपका ए वेक्टर है, इधर की तरफ ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर जो ऊपर की तरफ है। तो ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये क्या है ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे से कैसे है 90 डिग्री पर, कितने पर है 90 डिग्री पर। यदि दोनों वेक्टर यदि 90 डिग्री पर है तो क्या रिजल्ट रह सकता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तीसरा रिजल्ट क्या होता है कि आपका ए वेक्टर इधर चल रहा है और बी वेक्टर इधर चल रहा है, इधर की तरफ। तो आपका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर उधर और बी वेक्टर इधर, तो इसका मतलब ये 180 घूम रहा है। कितना घूम रहा है भाई 180 डिग्री। तो यदि आपका एंगल 180 डिग्री होगा तो वहां पर आपका क्या रिजल्ट आने वाला है, ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। तीनों रिजल्ट ज्यादातर इंपोर्टेंट रहते हैं, तो इन्हीं तीनों रिजल्टों को हम अभी करते हैं और इसको करने के बाद आपका क्लास वहीं समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको अगले सेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितना पिछले आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप क्लास को लेते रहना है, नोट्स भी बनाते रहना है। वेक्टर होती हैं, वेक्टर होती हैं और वेक्टर होती है तो उनके डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन हो गई तो उसका हमें करना पड़ेगा भाई, डायरेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। और डायरेक्शन अलग अलग होती हैं तो उनका सम करना जरूरी है, क्योंकि आपको नेट निकालना होता है, मतलब नेट फोर्स हो या आपका नेट आपका क्या है कि यदि ये वेक्टर के फॉर्म में कोई भी आपको दे रखा है, कुछ भी चीजें आपको दे रखी है, तो उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो, वो आ जाएगा आपका वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2 और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो आपको दे रखा है, और आपका आ जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये प्लस का 2ab है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा वेक्टर ए है ना, और आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर है। अब देखो जब स्क्वायर अब दोनों के ऊपर है तो ये मॉड हट जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। ये आपका आ जाएगा वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। तो जब वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं या एक दूसरे के समांतर है ना, पैरेलल मतलब समांतर है और डायरेक्शन सेम है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो यदि वो 0 डिग्री पर है तो दोनों वेक्टर्स का सम ही उसका रिजल्ट कहलाएगा। दोनों वेक्टर को हम जिस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह से यदि हम जोड़ देंगे तो वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी आना चाहिए था कि सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को कट क्यों करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट क्यों कर रहे हैं, ये बार बार हम कट कर रहे हैं, ये कट क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। यदि रूट लग रहा है और किसी पर स्क्वायर लग रहा है तो आप बार बार इसको ऐसे करके काट देते हो और ये संख्या आप बांट देते हो, कि आप क्यों काट रहे हो बार बार, ये बताइए। क्या आपको इसका रीजन पता है? देखो आपको रीजन पहले से ही पता है तो आप कमेंट में ये बता के चले कि हाँ सर हमको पहले से पता था, और नहीं पता है तो आप ये बता के चले सर अब हमें पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका रीजन एक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्वायर रूट है उसकी पावर होती है भाई 1/2, और ये स्क्वायर की पावर तो आपको पता ही है ये आपकी क्या होती है 2 होती है। अब यह भी आपको पता चल गया कि दोनों ही चीजें हैं, ये स्क्वायर है और इसके बाद 1/2 है। और यदि हम बात करें, आपको जब सर्ट्स और इंडिसेस कराया था, कर्णीय और घातांक जो कराया था चैप्टर, तो उसमें ये भी बता दिया था कि दोनों की जो घात है, दोनों की जो घात है, यदि एक के ऊपर एक घात दे रखा है तो उन दोनों घातों का गुणा हो जाता है, और जब गुणा होता है तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे भाई, तो आपको पता है कि 2 गुणा 1/2, यदि गुणा करेंगे तो आंसर क्या आता है 1 आता है, आंसर क्या आता है 1 आता है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये वही संख्या निकल आती है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट कर देते हैं, कट नहीं करते, वो ध्यान रखना आप किस तरह से कट करते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका क्या हो गया भाई, रिजल्ट हो गया। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। कभी भी कोई पॉइंट दे सकता है तो आपको एक दूसरे का ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। क्या क्या कॉम्बिनेशन था, देखो समझो ध्यान से। यदि उसने बोला सेम डायरेक्शन, तो अब भी समझ जाओगे थीटा 0 डिग्री है। यदि उसने बोला कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो समझ जाओगे क्या है, थीटा 0 डिग्री है। अच्छा पैरेलल है, लेकिन ध्यान रखना पैरेलल के साथ साथ सेम भी एक जरूरी है, क्योंकि यदि हम बात करें ये भी वेक्टर आपका ए वेक्टर और ये आपका ये वेक्टर है, तो ये दोनों ही वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, ध्यान रखना पैरेलल के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब आपका दूसरा 90 डिग्री हो, ठीक है कि नहीं, अब 90 डिग्री हो, ठीक कैसे हो, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो एक दूसरे कैसे हो, 90 डिग्री पर हो। अब 90 डिग्री पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कैसे हैं भाई, परपेंडिकुलर है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या लंबवत है, क्या बोलते हैं, या ये लंबवत है, लंबवत है, तो ध्यान रखना है इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सारी चीजें बार बार बोली जाएंगी, ये सारी चीजें आपको बार बार बोली जाएंगी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना है कि यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। या हम बात करें 90 डिग्री है, यदि दो कोणों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके साथ आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कॉस है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, कॉस 90 की डिग्री क्या आती है, 0 आती है। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब ये 0 होता है तो इसका मान पूरे का क्या आ जाएगा भाई, इस पूरे का मान आ जाएगा 0। तो ये आपका आ जाएगा रूट आपका वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस के मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो आर वेक्टर बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, ये होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तीसरा रिजल्ट क्या है हमारा, जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं। तीसरा वेक्टर ये है कि यदि इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। एक पहला पॉइंट है आपका, डायरेक्शन कैसी है भाई, डायरेक्शन आपकी कैसी है, अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, पैरेलल भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे कैसे होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा क्या होगा भाई, 180 डिग्री। थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। ये इधर है और ये इधर है, ये दोनों ही वेक्टर यहाँ से हैं, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या है, 180 डिग्री है। क्या है, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती है। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या आएगा, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये माइनस का है तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस का 2ab है, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा वेक्टर ए माइनस के वेक्टर ऑफ बी का होल स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा रूट। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका जो आर रिजल्ट है वो आ जाएगा आर वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। यदि दो फोर्स एक दूसरे के विपरीत लग रहे हो, यदि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हो, तो ये डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, ध्यान रखना है। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटा देते हैं, जैसे कि ये इधर की तरफ 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं 10 माइनस के 5। तो आपका 5 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ ज्यादा लग रहा है, ये आप डायरेक्ट बता सकते हो यदि ये अपोजिट है तो। अब आपको पता चला कि इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी फिर दोबारा से दोनों वेक्टर का 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो वो टोटल जो आपका फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 +
10 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा। आप आसानी से बता सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट बन जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए और ये आप रिजल्ट याद कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपका इस तरह से ही क्लास चलता रहेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, देखो ये उन बच्चों के लिए है जो आपको टेक्निकल मैथ की तैयारी कर रहे हैं। टेक्निकल मैथ आपको समझ में आना चाहिए, आपको आगे चल के कंपटीशन में भी ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आप एनडीए का एग्जाम दोगे तब भी वहाँ पे टेक्निकल मैथ पूछा जाता है। यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप एक्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको टेक्निकल मैथ पूछा जाएगा। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी जेईई की बात करें तो वहाँ पे भी आपको टेक्निकल मैथ ही करना होता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना, वहाँ पे तो आप पूरा टेक्निकल होता है, आपका पीसीएम पूछा जाता है। तो मैथ आपको ध्यान रखना है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। रेगुलरिटी बनाए रखना है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। यदि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है या आपको अच्छा मार्क्स लाने हैं बोर्ड में, तो आपको रेगुलरिटी बनानी ही पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कभी ना आपको पूरे दिन के साथ साथ आपको हर टाइम एक ऐसा टाइम जरूर रखना है, उसमें हमें पढ़ाई करना ही करना है। कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं जाना चाहिए जिसमें हमने पढ़ाई ना किया हो। हर एक दिन आपको पढ़ाई करते हुए चलना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पर हमें जरूर पढ़ाई करते रहना है। ठीक है कि नहीं? तो बस बने रहिए आपको डीके कोचिंग सेंटर के साथ, और आपका इसी तरह से आपके सभी कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। ठीक है? ठीक, थैंक यू।